प्रिय विद्यार्थियों, आज जैसा कि बताए थे आप लोगों को कि संविधान का एक पार्ट शुरू करूंगा। वो है पार्लियामेंट, जिसे हम संसद कहते हैं। इसके पहले का हमारा जो है हो चुका है। अब संविधान के पार्ट के साथ साथ आधुनिक भारत जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो भी अब चलता रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये गैप हो गया था, तो इसको शुरू करना जरूरी था। जो हमारा जीएस का लेक्चर चल रहा है, चाहे वो संविधान का हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, वो सभी परीक्षाओं में काम आएगा। कोई एक परीक्षा के लिए हम नहीं कर सकते हैं, चाहे आप खंड शिक्षा अधिकारी की दे रहे हों, चाहे एसएससी के दे रहे हों, चाहे लेखपाल की दे रहे हों, चाहे पीसीएस की परीक्षा दे रहे हों, सब में कॉमन ये काम करेगा आपका। क्योंकि हम उसी दृष्टि से पढ़ाते हैं कि कोई विशेष परीक्षा के लिए ये नहीं है। मैक्सिमम जो परीक्षाएं भारत में आयोजित की जाती हैं ये सभी में काम करेगा। तो संविधान का जो कड़ी हमने शुरुआत करने जा रहे हैं वो है हमारा संघीय संसद, जिसको यूनियन पार्लियामेंट भी कहा जाता है। भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 तक, मतलब यहां से जो हमारी संसदीय व्यवस्था है, अनुच्छेद 79 से 122 तक जो हम पढ़ाएंगे वो इसी के बारे में चर्चा होगा। राज्यसभा का, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्तीय व्यवस्था, समितियां, ये सारे इसी बीच में आपको मिलेंगे। देखिए, ज्ञान आप कैसे अर्जित करते हैं ये मायने रखता है, कितना उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एक कहावत है कि ज्ञान पचाने की चीज होती है, ना कि कुल्ला करने की। और मैं पहले भी वीडियो में कहा है कि पढ़ाई केवल नौकरी की दृष्टि से नहीं किया जा सकता है, आप ज्ञान की दृष्टि से भी पढ़िए। आप कहीं भी रहेंगे, जब आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप कहीं भी खड़ा हो सकते हैं। नौकरियां सीमित हैं और लगातार सीमित होती जा रही हैं। भविष्य में क्या होगा नहीं कहा जा सकता है। तो निश्चित है कि आप प्राइवेट संस्थाओं की तरफ झुकाव होगा, और जब आपको अच्छा नॉलेज होगा, कहीं भी किसी संस्थान में आप पढ़ाने जाएंगे, तभी आपको मौका मिलेगा जब आपकी जानकारी अच्छी हो। बार बार हम कहते हैं कि शॉर्टकट कभी मत अपनाइए, फैक्ट पर मत जाइए, पूरी चीज को पढ़िए। हम ये भी कहते हैं कि जो भी आपके पास बुक हो, जो भी आपके पास किताब हो, उसको आप अपने साथ लिए रहिए, और हम जो लेक्चर दे रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, उसको उसके साथ जुड़े रहिए। जब भी आप वीडियो सुनिए तो आप ये ध्यान में रखिए कि कॉपी कलम अपने पास रखिए, ताकि आपको नोट करने में सहूलियत हो। निश्चित है कि जो पढ़ाने वाला होता है वो अधिक से अधिक मेहनत करके आपको प्रस्तुत करता है, आपको देता है, तो उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। एक बार अगर अच्छी सी मेहनत कर लेते हैं तो आपके जीवन भर वो काम आएगा। तो आज जो टॉपिक हम जो शुरू कर रहे हैं वो है संसद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्लियामेंट। देखिए, संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई, इसकी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि 1215 में जॉन के नामक एक इंग्लैंड का शासक था, तो उसी के समय कुछ बुद्धिजीवी वर्ग लोगों ने एक नियम कानून बना के दिया। एक तरह से कह सकते हैं कि जो नियम कानून बना के दिया उसको उसने स्वीकार कर लिया। तो ये कह सकते हैं एक तरह से संसदीय व्यवस्था का एक हल्का सा जन्म लिया, और जो भी नियम कानून बनता था, जो लोग बनाते थे, उसी के अनुसार उसने शासन करना शुरू किया। दरअसल संसदीय व्यवस्था का जन्म ही इंग्लैंड में हुआ। और बता दें कि संसद जो शब्द है वह फ्रेंच भाषा पार्ले से लिया गया है। ध्यान रखिएगा,
संसद जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, संसद वह फ्रेंच भाषा पार्ले से लिया गया है। आप ये याद रखिएगा, पार्ले से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना या विचार विमर्श करना। भारत में चूंकि ब्रिटेन का शासन था, तो उन्हीं के शासन के अनुरूप भी हमारे यहाँ शासन प्रणाली का आगाज हुआ, उदय हुआ। चूंकि ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था थी, तो लाजमी है कि भारत में भी संसदीय व्यवस्था चलेगी। यही नहीं बल्कि राष्ट्रमंडल के जितने भी देश हैं वहां पर सभी जगह संसदीय व्यवस्था ही है। तो इस तरह से संसद का जो स्वरूप आया वो ब्रिटेन से हमारे भारत में आया। आपको ये भी बता दें कि संसद का जो निर्माण है, जो आपने इसको नोट करते रहिएगा, जो संसद का निर्माण है वह इसके 3 अंग है संसद के। पहला है, आपको बता दें कि राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से संसद का जन्म होता है। अर्थात संसद के कुल कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसलिए इसका अंग बनाया गया क्योंकि जितने भी नियम कानून होते हैं वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून का रूप धारण करता है। ब्रिटेन में भी यही स्वरूप है। संसद हमारे भारत की धुरी है, एक तरह से कह सकते हैं ये केंद्रीय संस्था है जो सब पे भारी है। संसद जो भी नियम कानून निर्माण करती है उसको राज्यों को पालन करना अनिवार्य होता है। हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से जरूर ली गई, लेकिन ये बातें आई कि क्या संसद प्रमुख है, क्या संसद जो कानून बनाएगी वो मान्य होगा। तो दरअसल हमारे यहाँ ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था थी उसको भी अपनाया गया और जो अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था थी उसको भी अपनाया गया। और दोनों के डी.डी. बसु कहते हैं, जो आप जानते हैं कि बहुत बड़े राइटर हैं, भारत के संविधान पर उन्होंने अपनी किताब लिखी है। उन्होंने कहा है कि दोनों के अर्थात अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत को भी अपनाया गया, उसकी जो सर्वोच्च बातें थी उसको भी अपनाया गया और ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था के भी अपना करके बीच का मार्ग कह सकते हैं कि अपनाया गया। बहुत अद्भुत ढंग से इसको अपनाया गया। इसीलिए हमारे यहाँ संसद निश्चित रूप से कानून बनाती है, काफी हद तक कानून उसी के हाथ में होता है, लेकिन अगर वो लोगों के अधिकारों को हनन करती है या ऐसा कानून बनाती है जो जनता के हित में नहीं है, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय रोक भी लगा सकती है, उसको खारिज भी कर सकती है। इसलिए बीच का मार्ग हमें हमारे भारतीय जो संविधान सभा के जो विशेषज्ञ थे, लोगों थे, वो उसको अपनाए। अब संसद को हम आज बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है और फिर हम आगे कड़ी बताएंगे, राज्यसभा के बारे में बताएंगे अलग से, हम लोकसभा के बारे में बताएंगे। एक चीज और बता दें, सरकार के भी 3 अंग होते हैं। जैसे संसद के 3 अंग होते हैं उसी तरह सरकार के भी 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका जिसको हम संसद कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और दूसरा होता है न्यायपालिका और तीसरा होता है कार्यपालिका। दरअसल संसद कानून बनाती है, वह किसको देती है? न्यायपालिका को देती है, और न्यायपालिका किस पर लागू करती है? कार्यपालिका पर लागू करती है। तो एक तरह से सभी पूरक हैं। तो दोनों बातें हम एक साथ आपको बता दिए कि संसद के भी 3 अंग, सरकार के भी 3 अंग हैं। आप उसको नोट करते रहिए।
और सबसे बड़ी बात है कि उसको मनन और चिंतन भी होता रहना चाहिए। अब हम यहीं पर इसको बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, एक एक चीज को बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। लोकसभा और ऐसे आप कर लीजिए राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ध्यान देखिएगा, लोकसभा को पीपुल ऑफ हाउस भी कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। इसकी हम चर्चा करेंगे कि कब इसका नाम राज्यसभा पड़ गया। निम्न सदन, और ये क्या है, उच्च सदन। दूसरा है लोअर हाउस, अपर हाउस। ये है आपका अस्थायी सदन और ये क्या है, यह अस्थायी सदन है, अर्थात इसका कभी विघटन नहीं होता है। हर दूसरे वर्ष जो 1/3 सदस्य इसके क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तीसरा है चुनाव लड़ने की उम्र। लड़ने की उम्र 25 वर्ष से कम ना हो। इसमें क्या है, चुनाव लड़ने की उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। ध्यान रखिएगा, चुनाव लड़ने की उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। बस ये ध्यान रखना आप लोगों को। कार्यकाल 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा, इसमें कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष। कार्यकाल 6 वर्ष। पांचवा है लोकप्रिय सदन, इसको कहा जाता है लोकप्रिय सदन। इसको क्या कहा जाता है, अलोकप्रिय सदन। ये ध्यान रखिएगा। अब इतनी बातें इसमें चीजें हमने बता दिया कि आपने कहा कि निम्न सदन, लेकिन पावरफुल सदन है। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है, इसमें वरिष्ठ लोग जाते हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं जो शिक्षा, समाज सेवा, विज्ञान, कला, संस्कृति या विशिष्ट सेवा से हो, इसलिए इसको उच्च सदन कहा गया। अस्थायी क्योंकि इसका विघटन होता है, लोकसभा भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको परमानेंट सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। चुनाव लड़ने की उम्र इसमें 25 वर्ष है, तो इसमें चुनाव लड़ने की उम्र क्या है, 30 वर्ष से कम ना हो। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा के मेंबर हो, चाहे लोकसभा के मेंबर हो, चाहे राज्यों की विधानसभा के मेंबर हो। मिनिमम तो है लेकिन मैक्सिमम का कोई उल्लेख नहीं है, जब तक उसमें दम रहेगा। आप जानते हैं लंबे टाइम तक हमारे जो राजनेता हैं वो चुनाव लड़ते रहते हैं। कार्य आपको बता दें कि कार्यकाल 5 वर्ष है, तो यहां पर कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष है। ठीक। लोकप्रिय सदन और लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन इसलिए कहा गया है कि इसी लोकसभा के ही बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है और इसी दल के अधिकांश लोकसभा के ही मंत्री भी बनते हैं, आपको हम बता दें। और जो धन विधेयक है जिसको मनी बिल कहते हैं, वो इसी पार्लियामेंट में ही प्रस्तुत किया जाता है। और अगर वो राज्यसभा के पास जरूर भेजा जाता है, लेकिन आपको बता दें कि 14 दिन के अंदर वो हस्ताक्षर नहीं करते तो स्वतः पारित समझा जाएगा। इसी से अंदाजा लगाइए कि ये सदन कितना क्या है, मतलब पावरफुल है, शक्तिशाली है, इसलिए इसको कहा गया है लोकप्रिय सदन। तो ये दोनों में हम बताना जरूरी था। अब देखिए दोनों चीजों में कॉमन क्या है, जैसे आपको योग्यता के बारे में बता दें, दोनों में योग्यता में की बता दें आपको।
क्योंकि ये कॉमन चीजें इसलिए हम बता रहे हैं। योग्यता चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का है, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल अथवा देखिए भारत का नागरिक अनिवार्य है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राज्यपाल बनना हो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना हो, उसको ये पहला कॉमन चीजें हैं। वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह पागल अथवा दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, और उम्र में थोड़ा सा डिफरेंट है। राज्यसभा की उम्र बनने की 30 वर्ष और लोकसभा बनने की उम्र 25 वर्ष, यही आपको याद रखना है। और संसद जो भी योग्यता निर्धारित करेगी, वह चाहे राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का हो, उसको पालन करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो ये कॉमन चीजें हैं जिसको हम आप लोग को बता दिए। अब देखिए सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि अब एक एक हम लोग चलेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा। अब हमने चूंकि आर्टिकल 79 में भी हम बताए हैं कि एक हमारी संसद होगी, संसद के उसके जो आधार हैं उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलने से होगा। अब अनुच्छेद जो 80 है वह राज्यसभा से है। अब हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यसभा की क्या क्या चीजें हैं, कब इसका गठन हुआ, कैसे चुनाव होता है, चीजें उसकी हम चर्चा करेंगे, उनकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से एक एक आर्टिकल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। अभी जैसा कि बता रहे थे आप लोगों को, अब देखिए राज्यसभा के बारे में बताते आप लोगों को कि 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से राज्यसभा का गठन किया गया था। ध्यान रखिए, ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से राज्यसभा का गठन किया गया था, जिसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 23 अगस्त 1954 को उस समय के जो उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने सदन में घोषणा की कि काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया एक तरह से, और अब वह राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। तो आज की डेट में हम लोग राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जो सदन है दो अलग अलग, इनको हम जानते हैं। एक को कहते हैं जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है, और जो है और राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है। अब राज्यसभा में कुल कितने तरह के पदाधिकारी होते हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, पहले मोटी मोटी चीजें आप लोगों को बता दें कि राज्यसभा में 3 तरह के पदाधिकारी होते हैं। सभापति, सभापति मतलब उपराष्ट्रपति, उपसभापति ये सदस्यों द्वारा ही चुन लिया जाता है, और तीसरा होता है महासचिव, ये अस्थायी अधिकारी होता है। ध्यान रखिए, दोनों अस्थायी नहीं होते हैं, लेकिन महासचिव अस्थायी अधिकारी होता है। लोग ये राज्यसभा में एक महासचिव होता है और लोकसभा में भी महासचिव होता है। दरअसल जितनी कार्रवाइयां होती हैं, जितनी भी बातें होती हैं, वह सभी महासचिव सभापति उपसभापति को बताता है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, चीजें बताता है। एक तरह से सरकारी अफसर होता है, और 60 साल के बाद क्या हो जाता है, ये रिटायर हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये अधिकारी होता है सदन का, और दोनों सदनों का अलग अलग अधिकारी होता है जो अस्थायी होता है। तो अब सदन की पहले चर्चा करते हैं कि सीटें कितनी थी। आपको बता दें कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें, ध्यान रखिएगा, जो सीट है राज्यसभा की वो अधिकतम 250 निर्धारित है, लेकिन वर्तमान में 245 सीटों पर ही चुनाव कराया जा रहा है, जिनमें से 233 का चुनाव होता है और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो हो गया आपका 245, जो शिक्षा, कला एवं संस्कृति, विज्ञान, विशिष्ट क्षेत्रों से रहते हैं, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। तो ये इनकी सीटें, हर राज्यों की सीटें अधिक हैं, अरे हर सीटें अलग अलग हैं। तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं
वह उत्तर प्रदेश में है राज्यसभा की। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 हैं और लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। तो इस तरह से ये सीटें हैं। और आपको भी जैसा कि हम चर्चा किए थे कि जो राज्यसभा के चुनाव मेंबरों का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मतों द्वारा होता है और राज्यों के विधानसभाओं द्वारा होता है। जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित की जाती हैं। तो इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लोकसभा के सदस्यों को होता है और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव राज्यसभा के मेंबर का किया जाता है, क्योंकि जिसको हम चुनते हैं वो प्रत्यक्ष होता है और जिसको हमने चुना, जैसे मान लीजिए उदाहरण बता दें, ये मतदाता है, इसने बी को चुना और बी ने सी को चुना, तो जो ये चीजें हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रत्यक्ष कहलाती हैं। और बी ने इसको चुना तो ये क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कहलाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट जनता यहाँ पर नहीं आती है, ये जिसको चुनी है वो इसको चुन रहा है, बस ये ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रत्यक्ष, जनता सीधे जिसको चुनाव करती है प्रत्यक्ष, और जिसको हमने चुना वो किसी और को चुनता है तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष। यही बातें आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब चीजें बार बार आती रहेंगी, बार बार आपको बार बार इसको बताना उचित नहीं समझेंगे हम। तो इस तरह से जो है इनका चुनाव होता है। अब अभी हम चर्चा कर रहे थे कि राज्यसभा और लोकसभा की जो पावर है लगभग एक समान है कुछ मामलों में। कुछ ही ऐसे मामले हैं जिसमें लोकसभा का पावर अलग है। तो यहां पर आप सुन लीजिए कि राज्यसभा और लोकसभा का जो पावर है या शक्तियां वो एक समान किसके किसमें हैं, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोकसभा में भी करेंगे, यहां पे भी करते रहे हैं। तो राज्यसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के समान ही भाग लेता है। अगर किसी पर महाभियोग लाया जा रहा है तो लोकसभा के समान राज्यसभा भी उसमें भाग लेता है। आपको बताए थे कि महाभियोग किन किन लोगों पर लाया जाता है? राष्ट्रपति पर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर। ऐसे लोगों पर महाभियोग लाया जाता है। संविधान संशोधन में भाग भी राज्यसभा लोकसभा के समान ही लेता है। अब जो राज्यसभा की अन्य शक्तियां हैं उसमें से है आर्टिकल 249। ये अन्य शक्ति, ध्यान रखिएगा, पावर जो है अनुच्छेद 249। अगर राज्य का विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्यसभा को है। किसके तहत? 249 के तहत। आर्टिकल 312 के तहत, ये लोकसभा के पास नहीं है। आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का कार्य भी राज्यसभा करती है। और दोनों आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 2/3 बहुमत द्वारा ही ये किया जा सकता है। ये अलग शक्तियां हैं। आपको बता दें कि किसी भी साधारण विधेयक को लोकसभा के साथ राज्यसभा में जो पेश किया जाता है, दोनों में पेश किया जाता है, तो किसी भी साधारण विधेयक को राज्यसभा 2 महीने तक रोक सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। तो जो कॉमन थी शक्तियां उसको हमने बता दिया, ये राज्यसभा के पास है। और जो एक्स्ट्रा शक्तियां थी अभी हमें अनुच्छेद 312 भी लिख दें आप लोगों को, कि इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कार्य है और राज्य का विषय कोई राष्ट्रीय महत्व का है इसमें है, और दोनों चीजें 2/3 बहुमत के द्वारा ही की जा सकती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि
जो मंत्री होते हैं वो किसी भी सदन के बन सकते हैं। हम बस ये हमने बताया था कि लोकसभा के अधिकांश बनते हैं, लेकिन मंत्री किसी भी सदन के हो सकते हैं, प्रधानमंत्री किसी भी सदन के हो सकते हैं। ये हमारे इसमें नहीं लिखा है कि इसके होना चाहिए। और मंत्री लोकसभा में भी बैठ सकता है और राज्यसभा में भी बैठ सकता है, लेकिन राज्यसभा का मेंबर है वो केवल राज्यसभा में ही बैठेगा, लोकसभा का मेंबर है तो लोकसभा में बैठेगा, लेकिन अगर मंत्री है तो कहीं भी बैठ सकता है। यही चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से जो हमने शक्तियां जो राज्यसभा की आपको लोग बताई, अब उसी तरह से अगला जो हमारा चलेगा वो लोकसभा के बारे में चलेगा। हम फिर से आपको एक रिकॉल कर दें कि कोई चीज छूट जाती है, मान लीजिए मेरे लेक्चर में, या मुझे नहीं याद आता है, तो मैं अगले लेक्चर में उसको पूरा कर दूंगा। ये आप ध्यान रखिए कि हमारे जो भी लेक्चर आ रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, मनन करिए, उसको नोट करते रहिए। आप बहुत सी किताबों पढ़ने से बच सकते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और उनको भेजते रहें, क्योंकि लॉकडाउन कारण हमारे जो बहुत से छात्र हैं जो जिनके हमारे पास नंबर नई चीज़ें नहीं हैं, उनको मैं नहीं भेज पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।